हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 81, हाल ही में दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर का पुरुष एकल फाइनल किसने जीता। तो ये उस टाइम का जब का ये क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसका भी मतलब नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही है, उस समय के जो करंट अफेयर थे। नेक्स्ट 83 भी उस समय ऋतिक रोशन बैंग बैंग की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है 84। तो 84 में आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम ये टेबल, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और उसके बाद 4 बिट जब मिलते हैं तो एक निब्बल बनता है। 8 बिट मिलके एक बाइट बन जाता है। 1024 बाइट जब मिलते हैं तो 1 किलो बाइट, या जिसको हम केबी बोलते हैं, वो बन जाता है। 1024 किलो बाइट मिलके जो है एमबी बनता है, 1 एमबी, जिसको हम मेगाबाइट बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट मिलके जो है गीगाबाइट बनाते हैं, जिसको हम जीबी बोलते हैं। 1024 गीगाबाइट्स मिलाकर एक टेराबाइट बनाते हैं, और 1024 टेराबाइट से एक पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट से एक एक्साबाइट बनता है, ईबी। 1024 एक्साबाइट से एक जेटाबाइट बनता है, जेडबी, और 1024 जेटाबाइट मिला के जो है योटाबाइट बनता है। तो इस टेबल को ध्यान में रखेंगे आप। ऑप्शन ए जो है 84 के लिए राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, या फिर हम दूसरे शब्दों में इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर की जगह यहाँ पर प्रोग्राम होता तो वो भी राइट ऑप्शन होता। तो 85 का ए राइट ऑप्शन है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। हार्डवेयर की बात करें तो जो चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं कंप्यूटर में वो हार्डवेयर है। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए जो है 86 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, ये नासा द्वारा बताया गया है। लेकिन जो एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो मरकरी जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वीनस ऑप्शन देखने को मिलेगा, और मरकरी भी आपको देखने मिलेगा। जिसमें एवरेज अगर निकाली जाए तो मरकरी जो है वीनस से ज़्यादा नज़दीक है अर्थ के। और अगर आप देखिए नासा के द्वारा जो है वीनस पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। तो नॉर्मली आप गूगल पे डालेंगे कि पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो वो शुक्र देगा आपको, वीनस। और अगर आप और आर्टिकल पढ़ेंगे जैसे वाइज मरकरी नियरेस्ट टू अर्थ, तो उसने अपना एक एग्जाम्पल दिया है। दोनों ही आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट है ग्रेनाइट इज़ विच टाइप ऑफ रॉक। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो ग्रेनाइट पूछा गया है ये किस प्रकार की रॉक है। चलिए देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इग्नियस रॉक में आपका ग्रेनाइट आ जाता है, स्कोरिया आ जाता है, प्यूमिका पॉमिस आ जाता है, ऑब्सीडियन। सेडिमेंट्री के भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लाइमस्टोन, जिप्सम, सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमीरेट। और मेटाफॉर्मिक में मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और नाइस। तो ग्रेनाइट पूछा गया आपसे, तो आपने टेबल में देखा ग्रेनाइट जो है एक इग्नियस टाइप की रॉक है। तो आप टेबल को याद रखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे किसी और रॉक के एग्जाम्पल पूछ लिए जाए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और ये बाई वॉल्यूम पूछा है, यानी आयतन के अनुसार। तो ऑप्शन ए अमेजॉन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी या लंबी अगर पूछा जाएगा तो आपको पता है नील नदी। आपने सही आंसर करना है इसमें। जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है, और ये लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। नील नदी जो है ये
अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो विक्टोरिया झील से है, वहाँ से इसका नील नदी का उद्गम होता है और अंत में ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। बात करें अमेज़न नदी की, अमेज़न या अमेज़न नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर, तो इसका उद्गम स्थल है जो पेरू की एंडीज पर्वतमाला है, वहाँ से अमेज़न नदी निकलती है और अंत में ये अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 88 का ए राइट ऑप्शन था। बात करें नाइजर नदी की, तो नाइजर नदी जो है पश्चिम अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और कॉन्गो जो है, कॉन्गो भी जो है अफ्रीका की एक अन्य नदी है। नील और कॉन्गो के बाद जो है अफ्रीका की सबसे तीसरी लंबी नदी नाइजर ही है। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका की लंबी नदी जो है वो कॉन्गो है और तीसरे पर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नाइजर है और अमेज़न जो है आयतन के हिसाब से बाई वॉल्यूम जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और बात करें इंडिया की, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। ये 2510 किलोमीटर के लगभग लंबी है और आप जानते हैं कि जो गंगा का उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है। नेक्स्ट है 89 से पूछा गया, माउंट एटेना क्या है। तो बात करें माउंट एटेना जो है, माउंट एटेना यूरोप महाद्वीप के इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन बी जो है 89 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 में आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 90 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं हम इसको, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इस मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर नीचे जो है साइड में नीचे नाम दिए गए हैं, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री। तो नेबर कंट्रीज जो ग्रीन में है पूरे आपका नेबर कंट्रीज हैं। उसके बाद देखिए आपको रेड कलर की एक लाइन दिख रही होगी जिसके सामने लिखा है रेड क्लिफ लाइन। तो देखिए पाकिस्तान के साथ जो है रेड क्लिफ लाइन है। रेड हमारा जो इंडिया की बाउंड्री है वो रेड कलर की है, तो यहाँ पर इसके बीच जो है रेड क्लिफ लाइन है। ये इसके साथ ही आप बांग्लादेश के साथ भी देख सकते हैं। तो उस समय ये भी पाकिस्तान ही हुआ करता था, तो ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो हमारा ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर आपको हल्के पिंक कलर की एक लाइन दिख रही होगी जहाँ पे भूटान लिखा है चाइना और तिब्बत के नीचे। तो चाइना के साथ जो है हम मैकमोहन लाइन शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है, इस लाइन का नाम है जो बाउंड्री खींची गई है। डुरंड लाइन की बात करें तो डुरंड लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपको पर्पल कलर की ये लाइन दिख रही होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और LAC, ये आपको भारत के J&K में हल्की हल्की LAC और LOC डॉटेड लाइन दिख रही होंगी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये दो तरह की लाइंस हैं। ऑप्शन बी दुरंत लाइन है, अभी हमने पढ़ा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ लाइन देख लिया हमने, भारत और पाकिस्तान के बीच है। 90 का ए राइट ऑप्शन था। इसके अलावा व्हाट आर द 7 बॉर्डर लाइंस ऑफ इंडिया, यहाँ देख सकते हैं इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ भारत जो है नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चाइना भूटान और नेपाल के साथ उत्तर में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जबकि पूर्व की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये ज़मीन जो है भारत की इन देशों के 7 देशों के साथ लगी हुई है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ जो है भारत के जो वाटर बॉर्डर है, जो भारत का सागर में जो भारत का एरिया है वाटर में, वो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हम शेयर करते हैं। तो देखा जाए तो टोटल 9 देशों के साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें 7 जो है वो ज़मीनी स्तर पर हम शेयर करते हैं और 2 है वो हम वाटर बॉर्डर जो है शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है। 91 का सी जो है इंदिरा पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा।
जो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है या जिसको हम दक्षिणी बिंदु कहते हैं वो इंदिरा पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो J&K में है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, तो उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल, जबकि दक्षिणतम बिंदु है कैप कोमोरिन। तो कैप कोमोरिन जो है वो तमिलनाडु में है और ये भूमि पर स्थित है, क्योंकि भारत का जो साउथ में एरिया है वो भूमि तो है ही और वाटर बॉर्डर भी है, मतलब पानी में भी नीचे आपको पता है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप भी हैं। तो अगर दक्षिणतम बिंदु में भूमि की बात करें तो उसको कैप कोमोरिन नाम से जाना जाता है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वहीं मुख्य भूमि से दूर जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और इंदिरा पॉइंट है और ये मुख्य भूमि से दूर है। और इसके अलावा बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की, तो पूरब में ईस्ट में किबिथू है। किबिथू जगह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और इसको जो है भारत का ईस्ट में ये पॉइंट माना जाता है। जबकि बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो गौहर या गौर मोती जो कि सरक्रीक गुजरात में स्थित है, उसको हम पश्चिमी बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे, इनमें से किसी से में भी अगली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंदिरा कॉल, कैप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, किबिथू और सरक्रीक या गौहर, तो ये 4-5 बिंदु हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, 92 का बी राइट ऑप्शन है। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित सतलुज नदी पर बनी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित या जिसको हम कृत्रिम झील है बोलते हैं। जिला मंडी के सलापड़ से बिलासपुर भाखड़ा गांव तक गोविंद सागर झील की लंबाई कुल 88 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 169 वर्ग किलोमीटर यानी 169 स्क्वायर किलोमीटर है। 1963 में ये बनकर तैयार हो गई थी और इस पर 226 मीटर ऊंचा जो है बांध बना है, जिसको हम भाखड़ा बांध के नाम से जानते हैं। और बात करें प्राकृतिक झील की, तो रेणुका झील जो है वो प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में, और आपको पता है ये सिरमौर में स्थित है। ये समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपकी रेणुका झील, और इसकी व्यास जो है, इसकी परिधि जो है 3214 मीटर की इसकी रेडियस है इसका। बात करें सूरजताल झील की, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ये स्थित है सूरजताल झील। रिवाल्सर झील आपकी जिला मंडी में है, रिवाल्सर में, और डल झील जो है आपके चंबा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। 93 का सी जो है राइट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में स्थित है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और वर्ष 2023 तक जो है मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क हैं। इसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क संजय राष्ट्रीय उद्यान है, माधव नेशनल पार्क वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुल 12 जो है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 193 का सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए 5 जून इसके लिए राइट आंसर है। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो वर्ष 1973 से 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95। अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे और भी सक्रिय ज्वालामुखी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है माउंट एवरेस्ट ही है जो कि प्रत्यक्ष है, एक्टिव है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर के अंदर ये स्थित है, और ये है तमु मासिफ। प्रशांत महासागर में स्थित तमु मासिफ को विस्फोट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,10,000 स्क्वायर किलोमीटर मापा गया है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो
ज्वालामुखी वो प्रशांत महासागर में तमु मासिफ है। और अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट एबुरस, माफ़ कीजिए एरेबस, माउंट एरेबस है। ऑप्शन बी 95 का राइट ऑप्शन था। 96 देख लेते हैं। कीव किस देश की राजधानी है? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी यूक्रेन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। जबकि बात करें तजाकिस्तान की राजधानी की, तो दुशानबे शहर जो है, दुशानबे राजधानी है तजाकिस्तान की। और जॉर्जिया की राजधानी है तबिलिस या तबिलिसी भी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 का सी सिंधु राइट आंसर है। कराची शहर जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, जिसको हम इंडस नदी भी बोलते हैं। गूगल करेंगे तो आपको एक और चीज़ पढ़ने को मिलेगी। जो कराची शहर है वो मलीर और लियारी नदी इनके बीच में बसा हुआ है। 97 का सी राइट ऑप्शन है। चलिए 98 देख लेते हैं। और कराची जो था पाकिस्तान की पुरानी राजधानी थी 1960 तक। उसके बाद आजकल जो है 1960 के बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। 98 में पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है? नेक्स्ट है 98 का ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। जो पाकिस्तान है उसके साथ पंजाब की 547 किलोमीटर की लंबी सीमा है। राजस्थान की 1035 किलोमीटर लंबी सीमा है। और गुजरात की 512 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत के बीच में। इसके अलावा जो J&K का जो आजकल केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लद्दाख में, J&K और लद्दाख में क्रमशः जो है 1216 किलोमीटर और 3310 किलोमीटर की सीमा है। तो हरियाणा जो है इसमें नहीं आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 98 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का अंडे का कटोरा नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एग बॉल ऑफ एशिया? तो आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग का। तो आंध्र प्रदेश को हम एग बॉल ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन है, एग सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो एग सिटी जो है नमकल शहर जो है अपने बड़े पोल्ट्री उद्योग और अंडा उत्पादन के लिए प्रमुख फेमस है। और ये नमकल शहर जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोडा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए जो है तमिलनाडु, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो टोडाज हैं या टोडा जनजाति हैं, ट्राइब हैं, जनजाति, ये लोग जो हैं तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। यह टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। जबकि महाराष्ट्र में की बात करें तो महाराष्ट्र में आपकी वर्ली जनजाति या वर्लीस जिनको हम कहते हैं, वर्ली या वर्लीज, ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा भील जनजाति है, वो भी आपके महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा भील जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बसे हैं। बात करें मेघालय की, तो मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति है वो है खासी। खासी जनजाति के अलावा मेघालय में गारो जनजाति के लोग भी पाए जाते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो था सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत की? तो याद रखेंगे आप, भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत में। सबसे ज़्यादा लोग इसी जनजाति के हैं भारत में, अलग अलग प्रदेशों में फैले हुए। अभी भी हमने देखा उड़ीसा से लेके, त्रिपुरा से लेके महाराष्ट्र तक भील फैले हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत में 2011 सेंसस के हिसाब से वो भील ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? यानी सबसे लंबा हाईवे या नेशनल हाईवे जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी NH7 इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो NH7 है उसका अब नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। तो NH7 या NH44 आए, या ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि NH7 का नाम अब बदल कर क्या किया गया है, तो NH44 याद रखेंगे आप। और ये जो नॉर्थ में श्रीनगर से NH7 या NH44 स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी तक ये जाता है। और इसकी लंबाई जो है 4112 किलोमीटर तक है, ये लंबा है। तो 101 का सी NH7 या NH44 राइट आंसर था।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।